चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेशनरी वेव्स के एक्सप्रेशंस ओवर द स्ट्रिंग। है ना, मैंने बताया था कि एयर कॉलम इनसाइड द पाइप, वहां पे भी स्टेशनरी वेव आ सकती है। सिमिलरली जो स्ट्रिंग है ना, उसके ऊपर भी स्टेशनरी वेव आ सकती है। तो अभी आपको पूरी तरह से बेसिक्स मैंने एयर पाइप पे ही समझा दिए थे, तो यहां पे अभी फटाफट ले लेते हैं। ठीक है ना, देखो वहां पे भी जब स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा, है ना, मान के चलो ये वाला एक फिक्स एंड है, दिस इज फिक्स एंड, और ये वाला भी फिक्स एंड है। ठीक है ना, ये वाला भी क्या है, फिक्स एंड है। तो जब हम लोग कोई स्ट्रिंग को ऐसा दो एंड के बीच में बांध देंगे और बीच में से उसको ऐसा प्लग करेंगे, मतलब ऐसा ऊपर उठा के, है ना, प्लग करेंगे, तो यहां पे कुछ ऐसी स्टेशनरी वेव बन सकती है ना। वन लूप बन सकता है या फिर टू लूप बन सकता है। ठीक है ना, तो ये वाले वायर के ऊपर स्टेशनरी वेव बन सकती है। ठीक है, अभी जिस प्रकार से कंडीशंस थी एयर कॉलम में, हमने देखा था कि ओपन एंड में हमेशा एंटी नोड आना चाहिए और क्लोज एंड में हमेशा नोड आना चाहिए। उसी प्रकार से यहां पे भी एक कंडीशन है। देखो क्या कंडीशन है, जहां पे एंड फिक्स है ना, जो वाला एंड स्ट्रिंग का फिक्स है, वहां पे हमेशा आएगा नोड, है ना। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये वाला एंड ये वाले पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स है, तो फिक्स एंड पे हमेशा आएगा नोड। तो अगर दोनों साइड से स्ट्रिंग फिक्स है तो यहां पे क्या आने चाहिए, दोनों साइड में नोड आने चाहिए। ठीक है, तो जैसा हमने पाइप में भी कंसीडर करे थे कि सबसे पहला पॉसिबल जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद क्या चालू हो जाते हैं, ओवरटोन्स चालू हो जाते हैं, है ना। उसके बाद का जो पॉसिबल ऑपरेशन है वो होगा फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद का जो है वाइब्रेशन वो होगा सेकंड ओवरटोन। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो पॉसिबल वाइब्रेशन है, सबसे पहला, उसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है ना, तो अभी यहां पे स्ट्रिंग में क्या होगा, सबसे पहला जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है ना, क्या होगा बताओ। तो देखो स्टेशनरी वेव आपको पता है, स्टेशनरी वेव में ऐसे लूप्स रहते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे इस प्रकार से लूप रहेंगे। जो मिनिमम जीरो एम्पलीट्यूड है उसको नोड बोलेंगे, मैक्सिमम को एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, इस प्रकार से रहती है तुम्हारी स्टेशनरी वेव। अभी मैंने 2 सेकंड पहले ही बताया कि फिक्स एंड पे यहां पे नोड आना ही चाहिए, तो दो नोड तो होने ही चाहिए। तो दो नोड है तो बीच में एक एंटी नोड, मतलब एक सिंगल लूप है कि नहीं। ये इस प्रकार से यहां पे बीच में आएगा एंटी नोड, है ना, मतलब वायर इस प्रकार से वाइब्रेट हो सकता है। ठीक है ना, ये हो गया इसका फंडामेंटल मोड। इसके नीचे कुछ पॉसिबल है क्या, इसके नीचे कुछ पॉसिबल है क्या बताओ। तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर दोनों एंड आपने स्ट्रिंग के फिक्स करे हैं तो यहां पे नोड आना ही चाहिए, यहां पे नोड आना ही चाहिए, है ना। तो स्टेशनरी वेव के प्रॉपर्टी के हिसाब से दो नोड के बीच में एक एंटी नोड, इतना तो मिनिमम होगा ही होगा, है ना। मतलब सिंगल लूप, दोनों फिक्स एंड के बीच में सिंगल लूप, ये होगा इसका फंडामेंटल वाइब्रेशन, मतलब ये हो गया इसका फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और इससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बराबर है। तो सिंगल लूप, एक लूप, दोनों फिक्स एंड के बीच में, है ना, वायर को ऐसा सीधा प्लग करेंगे तो ये इस प्रकार से वाइब्रेट होगा। तो वो जो स्टेशनरी वेव होगी उसका सिंपल फर्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा सिंगल लूप। ठीक है ना, सिंगल लूप। ठीक है, ये होगा फर्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पॉसिबल देखते हैं। वन लूप होना चाहिए फंडामेंटल में। ठीक है ना, तो चलो 1.5 ट्राई करके देखते हैं, 1.5 ट्राई करके देखते हैं। चलो ये ऐसा हो सकता है क्या, ये 1 और ये ऐसा, ये ऐसी आ सकती है क्या, स्टेशनरी वेव आ सकती है क्या। देखो फिक्स एंड पे क्या आ रहा है, एंटी नोड। पॉसिबल है क्या फिक्स एंड पे एंटी नोड, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 1.5 लूप
देयर लूप 1.5 लूप पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट पॉसिबल कौन सा है वाइब्रेशन? नेक्स्ट पॉसिबल वाइब्रेशन है 2 लूप्स, है ना, ये ऐसे 2 लूप्स, ये है नेक्स्ट पॉसिबल वाइब्रेशन, मतलब फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी सबसे कम से कम वाली, उसको बोले थे फंडामेंटल। उसके बाद का जो है पॉसिबिलिटी, उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है ये ऐसी ही लेनी पड़ेगी, मतलब नंबर ऑफ लूप्स इक्वल टू 2, क्योंकि 1.5 पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। सिमिलरली चलो 2 हो गए। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या था? फंडामेंटल। फर्स्ट पॉसिबिलिटी मतलब फंडामेंटल, उसमें 1 लूप, ठीक है ना, क्योंकि 1 लूप कम से कम आना ही चाहिए। अगर यहां पे नोड चाहिए, यहां पे नोड चाहिए, तो 1 लूप तो आएगा ही आएगा, इससे कम में नहीं हो सकता स्ट्रिंग वाइब्रेट, बराबर है। तो ये हो गया तुम्हारा फंडामेंटल, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल के बाद सेकंड पॉसिबिलिटी क्या देखे, मतलब फर्स्ट ओवरटोन क्या देखे कि 2 लूप्स आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1.5 लूप पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या कर सकते हैं, 2.5 लूप भी पॉसिबल नहीं होंगे। 2.5 लूप बनाने जाओगे आप लोग ये इस प्रकार से, ठीक है ना, 2.5 लूप, तो फिर से यहां पे एंटी नोड आएगा, कोई तो भी फिक्स एंड पे एंटी नोड आएगा अगर हाफ लूप लेने जाओगे तो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन में याद रखो हाफ लूप पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब सबसे पहला फंडामेंटल मोड है 1 लूप के साथ, है ना। दूसरा जो उसके बाद का पॉसिबल मोड है 2 लूप के साथ। तीसरा जो उसके बाद का पॉसिबल मोड है 3 लूप के साथ। उसके बाद होगा 4 लूप्स, 5 लूप्स, 6 लूप्स, इस प्रकार से चलते रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग जब दोनों साइड से फिक्स है तो उसके ऊपर जो स्टेशनरी वेव बनेगी, तो दोनों फिक्स एंड में नोड आएंगे। दोनों फिक्स एंड में क्या आएंगे, नोड्स आएंगे। और इस कारण, है ना, सबसे पहली पॉसिबिलिटी है सिंगल लूप, जिसको बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल मोड। उसके बाद 2 लूप्स आएंगे, उसके बाद 3 लूप्स, लाइक दिस। तो नंबर ऑफ लूप्स को अगर मैं p बोलूं, है ना, तो नंबर ऑफ लूप्स को अगर मैं p बोलूं तो p इक्वल टू 1 मतलब फंडामेंटल मोड, है ना, क्योंकि उसके नीचे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जैसा मैंने अभी बताया। p इक्वल टू 2 मतलब 2 लूप्स बने अभी, तो फंडामेंटल मोड के बाद नेक्स्ट पॉसिबल वाइब्रेशन, उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। p इक्वल टू 3 मतलब p मतलब नंबर ऑफ लूप, कितने लूप स्टेशनरी वेव के यहां पे बन रहे हैं, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम लोग सेकंड ओवरटोन, ठीक है। और हर एक वाइब्रेशन के दरमियान, हर एक वाइब्रेशन जो है वो हर एक वाइब्रेशन के समय, है ना, हर एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के समय वेवलेंथ कैसे रहती है, अलग अलग रहती है। लास्ट टाइम एयर कॉलम में ही समझाया था मैंने आपको, है ना। वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन अलग, तो स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ अलग, वेवलेंथ अलग मतलब फ्रीक्वेंसी अलग, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके बारे में भी, ठीक है। अभी ये जो स्ट्रिंग है ना, फिक्स ऑन द बोथ एंड्स, यहां पे एक फॉर्मूला और एडिशनली आपको याद रखना है कि ये जो स्ट्रिंग है फिक्स एट बोथ द एंड्स, और यहां पे जो स्टेशनरी वेव क्रिएट होगी, उस स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी रहती है, या फिर जो भी स्टेशनरी वेव की जाने दो, स्ट्रिंग जो फिक्स है उसके ऊपर वेव की जो वेलोसिटी है ना, उसके ऊपर जो वेव क्रिएट होती है, फिक्स वो जो स्ट्रिंग है फिक्स एट बोथ द एंड्स, उसके ऊपर जो भी वेव क्रिएट होती है उसकी वेलोसिटी रहती है रूट ऑफ टी बाय एम। अगर कोई भी स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर वेव ट्रैवल होती है तो वो इस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल होती है ना। अभी ये कहां से आया, ये सीधा सीधा याद रखो आप, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कि कोई भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, स्ट्रेच्ड वायर है, तो उसके ऊपर कोई भी वेव इस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल होती है, v इक्वल टू रूट ऑफ टी एम। टी क्या है, टी मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन, है ना, इसके स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन, वो दोनों एंड में फिक्स किया हुआ है, देखो ऐसा खिंचा हुआ है, तो वो टी है टेंशन। एम क्या है, एम है इसका मास पर यूनिट लेंथ, मास नहीं है सिर्फ, ये स्मॉल एम है, सिर्फ मास नहीं है, हाँ? ये वाले वायर का या फिर ये वाले स्ट्रिंग का है मास
पर यूनिट लेंथ, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाले स्ट्रिंग का मास है मान के चलो 2 ग्राम और लेंथ है मान के चलो 2 मीटर, तो स्मॉल m हो जाएगा 2 ग्राम अपॉन 2 मीटर, मतलब 1 ग्राम पर मीटर, ऐसा हो जाएगा ये। तो स्मॉल m मतलब क्या है? स्मॉल m मतलब इस वायर का मास पर यूनिट लेंथ। तो कोई भी स्ट्रेच्ड वायर अगर है तो उसके ऊपर वेव की वेलोसिटी रहती है रूट ऑफ टी बाई एम। अरे तो रूट ऑफ टी बाई एम ये हो गई इसकी वेलोसिटी। तो चलो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकेंगे बताओ? v इक्वल टू एन लैम्बडा, बराबर है? तो n इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा, बराबर है? मतलब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, है ना, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए v को मैं लैम्बडा से डिवाइड कर दूंगा। तो v मिलता है मुझको इस फॉर्मूले से, किसके लिए? स्ट्रिंग्स के लिए, स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए। तो 1 अपॉन लैम्बडा यहां पे लगा दूंगा, तो ये बन जाएगी मेरी इस वायर के ऊपर स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैसे निकाले? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पे वेव की वेलोसिटी स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर इतनी होती है रूट ऑफ टी बाई एम, और आपको पता है v इक्वल टू एन लैम्बडा, तो n इक्वल टू वी बाई लैम्बडा। ठीक है, तो वेलोसिटी को 1 बाय लैम्बडा, है ना, रूट ऑफ टी बाई एम अपॉन लैम्बडा, मतलब 1 अपॉन लैम्बडा रूट ऑफ टी बाई एम। तो ये हो जाएगी इस स्ट्रेच्ड वायर के ऊपर स्टेशनरी वेव या फिर वेव की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कौन से फॉर्मूले से निकलेगी? 1 ओवर लैम्बडा रूट ऑफ टी बाई एम। अभी लैम्बडा जब आप फंडामेंटल मोड के लिए लोगे, फंडामेंटल मोड मतलब सिंगल लूप वाला, है ना, ये था तुम्हारा फंडामेंटल मोड, तो उस समय फ्रीक्वेंसी मिलेगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद का नेक्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन कौन सा था? 2 लूप पॉसिबल है ना, नेक्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन में 2 लूप्स पॉसिबल है ना, तो उस समय की वेवलेंथ लोगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी उस ऑपरेशन के लिए, है ना। फंडामेंटल के बाद का क्या है? फर्स्ट ओवरटोन, तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए 2 लूप्स, मतलब उस समय की वेवलेंथ, है ना। आपको एयर कॉलम में भी बताया था मैंने कि हर एक मोड ऑफ ऑपरेशन में वेवलेंथ अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग नंबर ऑफ लूप्स है, अलग अलग नोड्स एंटी नोड्स है, अलग अलग स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। मोड ऑफ वाइब्रेशन अलग, मतलब मोड ऑफ वाइब्रेशन अलग, मतलब स्टेशनरी वेव अलग, स्टेशनरी वेव अलग मतलब वेवलेंथ अलग, है ना। तो अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए अलग अलग वेवलेंथ रहेगी और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज रहेंगी। सबसे पहला जो मोड ऑफ ऑपरेशन है फंडामेंटल वाला, उसके नीचे नहीं जा सकते आप, है ना, उसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, है ना, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल मोड। और उसके बाद वालों को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, चालू हो गया फिर, ठीक है ना। तो यहां पे इतना तो समझ में आ गया मुझको कि वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग में कि फंडामेंटल मतलब एक लूप बनेगा, उसके बाद के मोड ऑफ ऑपरेशन में 2 लूप्स बनेंगे, उसके बाद के मोड ऑफ ऑपरेशन में 3 लूप्स बनेंगे, ठीक है ना। तो अगर एक लूप बनता है, सिंगल लूप बनता है ऐसा, ठीक है ना, मतलब यहां पे है नोड, यहां पे है नोड और यहां पे है एंटी नोड। 1 लूप मतलब क्या? 2 नोड और बीच में एक एंटी नोड, ठीक है ना। तो उस समय सिंगल लूप अगर बनता है ना, मान के चलो p इक्वल टू 1 है सिंगल लूप, तो उस समय ये वाले स्ट्रिंग की लेंथ जो है ना, वो कैसे लिख सकेंगे हम लोग? कैसे लिख सकेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव नोड्स, मतलब लैम्बडा बाई 2 लिख सकेंगे कि नहीं? ठीक है ना। अगर यहां पे 2 लूप बनते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस, ऐसे 2 लूप बनते हैं, ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ ऑपरेशन है। मान के चलो इस समय वेवलेंथ है लैम्बडा 1, है कि नहीं। नेक्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब उस समय की वेवलेंथ है लैम्बडा 1, तो उस समय स्ट्रिंग की लेंथ कैसे लिखेंगे, है ना। ये देखो नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड, तो किस कैसे लिखेंगे? लैम्बडा 1/2 प्लस लैम्बडा 1/2, मतलब लैम्बडा 1, बराबर है। इसका मतलब ये कि हम लोग इन जनरलाइज वे में इसको करेंगे। अभी कैसा कर सकते जनरलाइज वे में बताओ, है ना। एक लूप
यहां पे जो लूप बनेगा, एक बनने दो, नहीं तो दो बनने दो, है ना, नहीं तो तीन बनने दो, ये वाले स्ट्रिंग के ऊपर कितने भी लूप्स बनने दो, है ना। फंडामेंटल मोड है तो एक ही लूप बनेगा, उसके बाद वाला फर्स्ट ओवरटोन है तो दो लूप बनेंगे, तो कितने भी लूप बनने दो। लेंथ ऑफ ईच लूप हम लोग कैसा कर सकते हैं कि अगर टोटल स्ट्रिंग की लेंथ L है और नंबर ऑफ लूप्स बने P, तो हर एक लूप की लेंथ आप L/P लिख सकते हो। सिंपल मैथमेटिक्स, है ना। अगर दो लूप बने, इसके ऊपर दो लूप बने, तो हर एक लूप की लेंथ क्या हो जाएगी, है ना, दो लूप बने इसके ऊपर, तो हर एक लूप की लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ अपॉन 2, मतलब नंबर ऑफ लूप्स। अगर तीन लूप्स बने इसके ऊपर, तीन लूप्स बने, ठीक है ना, तो हर एक लूप की लेंथ, हर एक लूप की लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है L, और नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं 3। तो जितने लूप बनेंगे, मान के चलो सिंगल ही लूप बना, तो लूप की लेंथ क्या हो जाएगी L/1, मतलब पूरा टोटल लेंथ, ठीक है ना। तो लूप कितने भी बनने दो, मान के चलो P लूप्स बने इसके ऊपर, है ना, जिस मोड ऑफ वाइब्रेशन में आप उसको वाइब्रेट करा रहे हो, ठीक है ना, फंडामेंटल मोड में करा रहे हो कि फर्स्ट ओवरटोन में करा रहे हो कि सेकंड में करा रहे हो, वो अपने ऊपर है। तो जिस मोड में ये वाइब्रेट हो रहा है उसमें मान के चलो P लूप्स बने इस वायर के ऊपर, तो हर एक लूप की लेंथ हो जाएगी टोटल लेंथ अपॉन P, बराबर है। लेकिन हमको इतना भी पता है कि स्टेशनरी वेव में हर लूप की लेंथ कितनी रहती है, λ/2 रहती है, रहती है कि नहीं रहती है, λ/2, बराबर है कि नहीं। लूप मतलब क्या है स्टेशनरी वेव में, ये वाला लूप मतलब ये वाला डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, दैट इज नथिंग बट लूप लेंथ। तो हमको पता है स्टेशनरी वेव में हर एक लूप की लेंथ रहती है λ/2, ठीक है ना। तो λ/2 से इक्वेट करो, इसके ऊपर से आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना मिलेगा, लैम्बडा 2 टाइम्स L अपॉन P, है ना, 2 टाइम्स L अपॉन P। L मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, P मतलब नंबर ऑफ लूप्स। P किस पे डिपेंड रहेगा, मोड ऑफ वाइब्रेशन पे। मान के चलो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में, फंडामेंटल मोड है तो कितना लूप बनेगा फंडामेंटल मोड में, 1 लूप बनेगा, तो P की वैल्यू 1, तो उस समय वेवलेंथ होगी 2L/1, मतलब 2L। मान के चलो उसके बाद का पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन ले रहे, है ना, तो जैसे मैंने पहले ही बताया, उसके बाद पॉसिबल है फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन में क्या बताया था, कितने आएंगे लूप्स, उसके बाद कितना पॉसिबल है, नंबर ऑफ लूप्स इज 2, तो उस समय उसकी वेवलेंथ आएगी 2L/2, मतलब 2 कैंसल L, तो वो वेवलेंथ होगी λ1, लिखो इसको λ1 = L। तो वो वाले मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए वेवलेंथ आएगी लाइक दिस, बराबर है। तो इसके ऊपर से हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, सीधा सीधा हमको पता है कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में जब स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा, स्टेशनरी वेव आएगी, तो उसके ऊपर या तो एक लूप आएगा फंडामेंटल मोड में, या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, ऐसा आधा लूप नहीं आता है कि नहीं। तो इसलिए नंबर ऑफ लूप के ऊपर से हम लोग जनरलाइज कर सकते कि लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी 2L/P। L मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, P मतलब नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म्ड, ठीक है ना। नंबर ऑफ लूप्स किस पे डिपेंड रहेंगे, कौन से मोड पे उसको आप वाइब्रेट करा रहे हैं। फंडामेंटल मोड के लिए P रहेगा 1, ठीक है। तो चलो लैम्बडा की वैल्यू रख देते हैं यहां पे, और सीधा सीधा आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो 1/2L/P √T/M। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव ओवर द स्ट्रेच स्ट्रिंग, P को ऊपर लेके जाओ, P/2L √T/M। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, P/2L √T/M। देखो जैसे हमने पाइप में किया सिंगल सिंगल, वैसा भी कर सकते चाहिए तो, लेकिन स्ट्रिंग में कैसा इजी है, नंबर ऑफ लूप हमको पता है, इसलिए सीधा सीधा पहले एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिए। अभी बस P की वैल्यू हर एक मोड के लिए रखे कि आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलते जाएगी, तो ये आसान हो जाता है, ठीक है ना। अदरवाइज आप फंडामेंटल मोड को लो, उसका फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर फर्स्ट ओवरटोन लो, उसका निकालो, वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये जनरलाइज वे में आसान हो गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ओवर द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज P/2L √T/M। P
P मतलब नंबर ऑफ लूप्स। किस पे डिपेंड रहेंगे नंबर ऑफ लूप्स? कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशन में है। फंडामेंटल मोड है तो P कितना रहेगा 1, ठीक है ना। फंडामेंटल के तुरंत बाद का है, फर्स्ट ओवरटोन है, तो P कितने लूप्स रहेंगे 2, मतलब P इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद रूट ऑफ T बाई एम, T मतलब टेंशन, M मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो चलो फंडामेंटल मोड देखते हैं। अभी फंडामेंटल मोड में जैसे मैंने बताया था कि फिक्स एंड में आपको नोड चाहिए ही चाहिए, है ना। तो फंडामेंटल मोड में सबसे कम, है ना, इससे कम नहीं ले सकते आप। तो फंडामेंटल मोड में P की वैल्यू होगी 1, 1 लूप बनेगा। तो रखो P की वैल्यू 1, तो कितनी मिलेगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L रूट ऑफ T बाई एम मिलेगी। और इसी को बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सबसे पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन, है ना। इससे कम पॉसिबल नहीं है, इससे कम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में नोड आने चाहिए, है ना। तो एक लूप तो बनना ही चाहिए, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो भी है उसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। चलो सेकंड मोड में लेते हैं। सेकंड मोड में क्या हो जाएगा, 2 लूप्स, उसके बाद का कौन सा पॉसिबल वाइब्रेशन है। तो जैसे मैंने समझाया था, उसके बाद का कौन सा पॉसिबल है, 1.5 लूप ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। कितने लेने पड़ेंगे, 2 ही लूप लेने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉसिबल है, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबल ऑपरेशन मतलब फर्स्ट ओवरटोन। देखो ये लिखते समय ना, अभी कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो पहला है फंडामेंटल उसको N1 कर देते हैं, और दूसरा जो पॉसिबल मोड ऑफ ऑपरेशन है उसको N2 कर देते हैं। ऐसा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है, आप कैसे भी लिखो। मैंने क्या किया, फंडामेंटल को N लिखा और उसके बाद वालों को N1 N2 ऐसा चालू किया। लेकिन कभी कभी कैसा, फंडामेंटल को N1 से स्टार्ट करते हैं कोई कोई, तो N1 N2 N3 ऐसा हो जाता है। आप इतना याद रखो कि जो पहली फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल, वो है फंडामेंटल, और उसके बाद का जो है, चाहे N1 लिखो N2 लिखो, आपकी मर्जी, वो है फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ ऑपरेशन है फर्स्ट ओवरटोन। तो कितने लूप आएंगे नेक्स्ट पॉसिबल में, 2 लूप आ सकते हैं। तो P की वैल्यू 2 रखो, ठीक है। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, है ना। क्या है, अरे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, P/2L रूट ऑफ T बाई एम, है कि नहीं। तो नेक्स्ट ये जो फर्स्ट ओवरटोन है ना, फंडामेंटल मोड के बाद का पॉसिबल वाइब्रेशन, यहां पे कितने लूप्स बने 2, तो रखो 2 2 2 कैंसिल, 1/L रूट ऑफ T बाई एम बराबर है, इतनी फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। अभी क्या करते हैं ना, 2 को थोड़ा सा बाहर लिखो और इसको जैसा का वैसा लिखो, 1/L रूट ऑफ T बाई एम। क्या है ये, 1/2L रूट ऑफ T बाई एम, 1/2L रूट ऑफ T बाई एम क्या है, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर, है कि नहीं है, 1/2L रूट ऑफ T बाई एम, ठीक है। इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है इन द फर्स्ट ओवरटोन सेकंड पॉसिबल वाइब्रेशन में, ये है 2 टाइम्स n, है कि नहीं है, 2 टाइम्स n, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन मतलब फंडामेंटल के बाद के, फंडामेंटल वाइब्रेशन के तुरंत बाद का वाइब्रेशन, ठीक है ना। फंडामेंटल मोड के बाद का तुरंत जो पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो वाला फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो क्या आया उस फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, 2 टाइम्स n, 2 टाइम्स फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, अभी 2 लूप आए, नेक्स्ट पॉसिबल में 3 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड ओवरटोन, हो जाएगा सेकंड ओवरटोन, फंडामेंटल, फिर फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन, ठीक है, फिर थर्ड ओवरटोन, फिर फोर्थ, फिर चलते जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ओवरटोन में 3 लूप्स पॉसिबल है, तो P इक्वल टू 3 लिखो, सिमिलरली 3 को इधर बाहर रखो, रूट ऑफ T बाई एम, क्या है ये, 1/2L रूट ऑफ T बाई एम, यह है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आएगी 3 टाइम्स n, वैसे ही चलते जाएगा, 4 टाइम्स n, 5 टाइम्स n, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रिंग का हम लोग रखते हैं बराबर से, ठीक है ना,
तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी n, उसके बाद है ना फर्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन, उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी, 2 लूप्स वाली, क्या था, फर्स्ट ओवरटोन, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आई 2 टाइम्स n, उसके बाद था सेकंड ओवरटोन, उसकी फ्रीक्वेंसी आई 3 टाइम्स n, आगे लेके जाओगे तो 4 टाइम्स n, लाइक दिस, मतलब n, 2n, 3n, 4n, मतलब n को बोलते हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक, तो सेकंड हार्मोनिक भी प्रेजेंट है, थर्ड हार्मोनिक भी प्रेजेंट है, फोर्थ हार्मोनिक भी प्रेजेंट है, सभी हार्मोनिक प्रेजेंट है। तो फॉर द स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ द एंड्स ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, है ना, देखो ना n 2n 3n सभी प्रेजेंट है, ठीक है ना, मतलब ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। हार्मोनिक किसको बोलते, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो n 2n 3n सभी दिख रहे हैं यहां पे, मतलब ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। अभी ये स्ट्रिंग जो हम लोग वाइब्रेट करते हैं, है ना, 2 फिक्स एंड के बीच में ये स्ट्रिंग को जब हम लोग वाइब्रेट करते हैं और यहां पे जो स्टेशनरी वेव बनती है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग कुछ सिंपल से लॉज बना सकते हैं, देखो, है ना, एकदम सिंपल सिंपल से। तो क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट होता है, ठीक है ना, देखो क्वेश्चन में भी बोला रहेगा स्ट्रिंग वाइब्रेट होता है तो कौन सी फ्रीक्वेंसी लेना, हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल, है ना। अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो रहा है, तो हमेशा लेना उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, n इक्वल टू पी बाई 2l रूट ऑफ टी बाई एम। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली न्यूमेरिकल में बोलो या फिर अगर मेंशन नहीं किया है तो क्या लेना पड़ेगा, फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब p की वैल्यू 1। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है स्ट्रिंग के लिए, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए 1/2l रूट ऑफ टी बाई एम। एल मतलब स्ट्रिंग की लेंथ, टी मतलब स्ट्रिंग का टेंशन, और एम मतलब मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास अपॉन उसकी लेंथ, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम लोग कुछ कुछ चीजें सिंपल से याद रख सकते हैं। मान के चलो ये चीज क्या कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है और स्मॉल एम भी कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, तो 2 तो पहले से ही कांस्टेंट है, बराबर है कि नहीं, तो एल को इधर ला लो, मतलब एन इंटू एल इक्वल टू कांस्टेंट, बोल सकते कि नहीं बोल सकते ऐसा, बराबर है कि नहीं। तो अगर टी और एम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू एल इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू एल इज कांस्टेंट मतलब एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, प्रोडक्ट कांस्टेंट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डिवीजन कांस्टेंट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बराबर है कि नहीं। तो अगर आप लोग टेंशन और स्मॉल एम मतलब मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रखते हो, व्हेन टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर केप्ट कांस्टेंट, देन द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ आर इज कांस्टेंट, है ना, या फिर द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, बराबर है। सिमिलरली हम हर एक के लिए बना सकते हैं, मान के चलो L और M कांस्टेंट है, L और M, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T, हो जाएगा ना ऐसे, कैसे कैसे हो जाएगा देखो, L कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट इनटू रूट T। अभी कांस्टेंट तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बराबर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी इफ एल एंड एम आर कांस्टेंट। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम इफ एल एंड टी आर कांस्टेंट। तो इस प्रकार से वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लॉज हम लोग बना सकते हैं, कुछ ऐसा उसमें नई चीज नहीं है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेट द वाइब्रेटिंग लॉज, तो इसी के ऊपर से याद रखना, ठीक है ना। सबसे पहले अगर T और M कांस्टेंट है तो N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। दूसरा लॉ क्या बोलेगा, है ना, दूसरा लॉ क्या बोलेगा, T और M कांस्टेंट है तो N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा बोलेगा L और M कांस्टेंट है तो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T, ठीक है, और N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट M अगर L और T कांस्टेंट है, बराबर। तो इसी इक्वेशन के ऊपर से सिंपल मैथमेटिक्स है ये,
लॉस बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, ये है ना, कि अगर ये सब चीजें कांस्टेंट है तो ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ये सब चीजें कांस्टेंट है तो इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स वाली चीजें है ना, ये तो बिना कुछ लॉ याद रखे भी आप याद रख सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स में, ठीक है। लेकिन इनको बोलते हैं हम लोग लॉज ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते चलो। अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, L इज 1 मीटर, मास 2 ग्राम, अभी ग्राम अपना स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। हमेशा ऐसा यूनिट्स में सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि फाइनल आंसर, क्योंकि ये कंपैरिजन वाला तो दिख नहीं रहा कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो बेस्ट वे इसको कन्वर्ट कर दो, ग्राम को किलोग्राम, मतलब 10 to the power -3 kg इज इन यूनिसन विद द ट्यूनिंग फोर्क। यूनिसन मतलब उसके फ्रीक्वेंसी के इतना उसकी फ्रीक्वेंसी है, यूनिसन मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है इस वायर की, ये जो वायर की फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेटिंग वायर, ये जो वायर वाइब्रेट हो रहा है दो फिक्स एंड के बीच में, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, ठीक है। अभी ये वायर कौन से मोड में वाइब्रेट हो रहा है वो दिया है क्या आपको, नहीं दिया है, सिर्फ वायर की फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब कौन सा मोड लेंगे, फंडामेंटल मोड, हमेशा फंडामेंटल मोड ही लेना अगर मेंशन नहीं किया है तो, ठीक है। तो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी दी है आपको 300 हर्ट्ज, और आपको पूछा है कि टेंशन कितना प्रोड्यूस यहां पे हो रहा है, ठीक है। तो चलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वायर जो स्ट्रेच्ड है उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद करो, P/2L, लेकिन P की वैल्यू 1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल मोड कितना रहता, P की वैल्यू 1, तो 1/2L √T/m। फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी दी है 300 हर्ट्ज, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला है कि वायर इज इन यूनिसन विद दिस ट्यूनिंग फॉर्क, यूनिसन मतलब क्या, उसके फ्रीक्वेंसी की बराबर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। L कितना दिया है 1 मीटर, T आपको निकालना है और M भी दिया है, देखो सिर्फ मास दिया है, सीधा सीधा 2 ग्राम मत लिखो, है ना। मास, ये जो M है ये मास नहीं है, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका मास है 2 ग्राम, मतलब 2 × 10 to the power -3 अपॉन लेंथ कितनी है 1 मीटर। खैर लेंथ 1 मीटर होने के कारण काम जम गया, सीधा सीधा 2 आ गया वहां पे, है ना। लेकिन याद रखो अभी यहाँ पे लेंथ 1 मीटर थी इसलिए ऐसा हो गया, अगर लेंथ कुछ दूसरी नहीं रहती थी और ये मास अपने सीधा यहाँ पे रख दिए रहते थे तो मिस्टेक हो गया रहता था, है ना। तो चलो सभी वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। ये T की वैल्यू चाहिए आपको तो स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर हो जाएगा, ये 4L² है ना, तो क्या हो जाएगा ये n² = 1/4L², ठीक है। T/m, तो T = n² 4L²m, लाइक दिस, ठीक है। n², 2 का स्क्वायर 4L²m, तो सभी वैल्यूज रखो, n की वैल्यू पता है हमको 300 × 2 × L 1² × m, 2 × 10 to the power -3, ठीक है ना। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आंसर आएगा टेंशन का 720। टेंशन मतलब फोर्स, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो फोर्स का यूनिट आएगा न्यूटन, ठीक है। चलो आगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ स्ट्रेच्ड वायर इमिट्स फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है। स्ट्रेच्ड वायर मतलब ये जो हमने वायर दो फिक्स एंड के बीच में जो स्टडी किया उसी को बोलते हैं स्ट्रेच वायर, ठीक है ना। 256 हर्ट्ज। कीपिंग द स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट, स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट रखना है, मतलब क्या कांस्टेंट रखना है बताओ तो, स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट रखना है तो क्या कांस्टेंट रखना है, स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट रखना है मतलब टेंशन कांस्टेंट रखना है। देखो ना, आप कोई ऐसे धागे को स्ट्रेचिंग, ऐसा स्ट्रेच कर रहे फोर्स लगा के, तो वो कांस्टेंट रखना है, मतलब जितने ताकत के साथ आपने उसको खींच के रखे उतना ही सेम रखना है, मतलब इसके अंदर का टेंशन कांस्टेंट रखना है, T कांस्टेंट। एंड रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ वायर, है ना,
तो वायर की लेंथ रिड्यूस कर दिए, टेंशन कांस्टेंट रखे, वायर की लेंथ रिड्यूस कर दिए, तो फ्रीक्वेंसी बदल गई, ऑफ कोर्स बदलने ही वाली है। कैलकुलेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, है ना। अरे देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? 1/2L रूट ऑफ टी बाय एम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? टी को रखा है कांस्टेंट, और क्वेश्चन में बोला तो नहीं है, लेकिन एक चीज आप आराम से ध्यान दे सकते हैं कि स्मॉल एम भी कांस्टेंट है। एम क्या है रे? एम है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ कब तक नहीं बदलता? जब तक वो वायर आप नहीं बदलोगे तब तक नहीं बदलता, बराबर है कि नहीं। अभी आप ऐसा मत बोलो सर ये वायर की लेंथ तो 10 सेंटीमीटर से कम हो गई तो मास कम हो गया क्या? हमको यहां पे मास नहीं लेना है, हमको यहां पे मास पर यूनिट लेंथ लेना है ना। तो चाहे लेंथ आप कम करो ज्यादा करो, लेकिन मास पर यूनिट लेंथ वो तो कांस्टेंट रहेगी ना। मास पर यूनिट लेंथ चाहिए। जैसे वाटर देखो, वाटर की डेंसिटी कितनी है? जितनी भी है 1000 जो न्यूटन ये बोलते हैं, वो कितनी भी रहे वाटर की डेंसिटी, तो वो वाटर आप चाहे कप में लो, चाहे बकेट में लो, या फिर चाहे कोई बड़े से टंकी में लो, वाटर की डेंसिटी जितनी है 1000 उतनी ही लेनी पड़ेगी ना। वाटर की डेंसिटी बदलेगी क्या? साइज बदलेगा तो उसका नहीं, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली यहां पे आपको मास पर यूनिट लेंथ चाहिए, ठीक है ना। तो मास पर यूनिट लेंथ कैसे रहेगा? कांस्टेंट। जब तक वो वायर बदलेगा नहीं तब तक वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मास ये दोनों कांस्टेंट है, टू बी कांस्टेंट है, मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। और क्वेश्चन भी ध्यान से रीड करो, आपको दो फ्रीक्वेंसीज दी है। देखो पहले केस में फ्रीक्वेंसी है 256, दूसरे केस में है 320। पहले केस की कुछ तो भी लेंथ है, दूसरे केस की कुछ तो भी लेंथ, बनेंगे दो इक्वेशन, बराबर है कि नहीं। तो ये वाले इसमें सिंपल सी चीज है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, या फिर n इंटू L इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर है। या फिर सीधा सीधा आप ऐसा भी कर सकते, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। और जब दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, तो उनका रेशो n है ना। दो चीजें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है तो n1/n2 इक्वल टू L1/L2 ऐसा लिखते हैं। लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा? n1/n2 इक्वल टू L2/L1, बराबर है कि नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनिशियल फ्रीक्वेंसी इनिशियल लेंथ, फाइनल फ्रीक्वेंसी फाइनल लेंथ, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो कितनी है रे बाबा इनिशियल फ्रीक्वेंसी? 256, ठीक है। और फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 320, ठीक है। अभी लेंथ, कीपिंग द स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट, मतलब टी कांस्टेंट, रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ वायर बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब ओरिजिनल लेंथ नहीं दी है, सिर्फ क्वेश्चन में बोला है कि ओरिजिनल लेंथ जितनी थी उसको 10 सेंटीमीटर से कम कर दिया है, 10 सेंटीमीटर से कम कर दिया है। तो मान के चलो ओरिजिनल लेंथ है L, है ना, ओरिजिनल लेंथ है L1 हो गई अपनी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। इनिशियल लेंथ जब 256 उसकी फ्रीक्वेंसी थी तब की लेंथ, ठीक है ना। तो ओरिजिनल लेंथ हो गई L, तो फाइनल लेंथ हो जाएगी L-10। मान के चलो L सेंटीमीटर में है तो L-10 सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है ना। तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका वो L का वो सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि मैंने कन्वर्ट नहीं किया 10 सेंटीमीटर को, ठीक है ना। अज्यूम कर लो कि L की वैल्यू सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो आंसर भी आपका L का जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो समझ गया कि ये इक्वेशन कैसे आ गया, है ना। सिंपल आपका मैथमेटिक्स है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो n1/n2 इक्वल टू L2/L1, L2 मतलब फाइनल लेंथ, L1 मतलब ओरिजिनल लेंथ इनिशियल, तो ओरिजिनल लेंथ को मैंने L कर दी, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 256L इक्वल टू 320L माइनस 3200, बराबर है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 256L को इधर ला लो तो ये हो जाएगा 3200, 320 माइनस
256L हो जाएगा ऐसे। तो कितना हो जाएगा रे ये 3200 अपॉन 320 माइनस 256 कितना हो जाएगा ये 4 और है ना 320 माइनस 256 कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है ना, यहाँ पे 11 तो ये 6 5 11 64 इक्वल टू L। ठीक, तो ये आप डिवीजन करके आराम से ओरिजिनल लेंथ की आप ये निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे मैथमेटिक्स में कंफ्यूज होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, टी की वैल्यू लिखो सीधा सीधा, सॉरी टी की बोलता एन की वैल्यू लिखो 1/2L रूट ऑफ टी बाई एम। ठीक है, इसके ऊपर से पहला इक्वेशन बनाओ। कैसा बनेगा पहला इक्वेशन 256 इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ टी बाई एम बनेगा ये पहला इक्वेशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन में दिए हिसाब से दूसरा इक्वेशन बनाओ 320 इक्वल टू 1/2L है ना, लेकिन दूसरे केस में लेंथ 10 सेंटीमीटर से कम किया है तो L माइनस 10 रूट ऑफ टी बाई एम बनेगा ये दूसरा इक्वेशन। और दो इक्वेशन बने है ना, ये रूट ऑफ टी बाई एम सेम है तो 1/2 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इसके ऊपर से ये दो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है, और डिवाइडिंग 1/2 2/1 करो, ये टी बाई एम कैंसल और जैसा मैंने बोला वैसा ही इक्वेशन यहां पे बनेगा। ठीक है, तो L की वैल्यू जो है वो आपकी ये इतनी आ जाएगी। तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, जो सिंपल जाएगा उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पेज नंबर्स आप पढ़ लीजिएगा।